सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बीएससीबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मतलब कि परीक्षा में बार बार पूछता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और काफ़ी 2024 का एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकेगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे, मतलब बिहार बोर्ड के नाक में दम कर दे, समझे। तो चलते हैं, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, मतलब चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन है जो बेरवादार ठोस है। तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्वार्टर ग्लास होता है। SiO2 जो होता है वो क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्वार्टर ग्लास हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग है, तो चलिए देख लेते हैं। बोला कि एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसे घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हो जाता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का जो सूत्र होगा वो हम लोग का पूछ रहा है। तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो होता है XY3 होता है। क्या XY3 होता है। तो देखिए दोस्तों कहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर बता रहे ऑप्शन ए में अर्थात XY3 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या का गुण धर्म नहीं है, क्या है गुण धर्म नहीं है। चलिए इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है सो पूछ रहा है। तो कौन नहीं होगा, हिमांक अवनमन की प्रकाशीय क्रियाशीलता या बाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन। तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात प्रकाशीय क्रियाशीलता जो क्या है अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं दर्शाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, जो काफी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ना बोल बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से चुनकर है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा। चौथा क्वेश्चन बोला कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। तो बता दूं दोस्तों को फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम संबंधित रहता है वो रहता है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। किसका, तो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित रहता है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा हो गया पांचवा पे। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे और शून्य कोटि भी पढ़े होंगे, क्योंकि अब तो लास्ट चैप्टर ही सभी का चल रहा होगा, क्योंकि अंत सिलेबस चल रहा होगा, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम बहुत ही निकट आ चुका है। तो बता दूं दोस्तों को 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात समय। क्या, समय हो जाएगा। क्रियाशील इकाई जो है किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है तो क्या होता है, समय होता है, पर समय होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए जो ऑनलाइन क्लास अगर लिए होंगे सभी कोई 12th का, तो उनको तो आप सिलेबस खत्म के कगार पर होगा, और जो ऑफलाइन में कर रहे होंगे तो ऑफलाइन में भी चल ही रहा होगा, लेकिन वो भी खत्म के मतलब कि लास्ट चैप्टर ही चल रहा होगा या लास्ट पोजीशन पे ही चल रहा होगा। आगे देते हैं दोस्तों छठा पे, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण का जो प्रक्रिया होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ऊष्माक्षेपी का होता है अधिशोषण प्रक्रिया। आगे चलते हैं दोस्तों सातवां पे। सातवां क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, मतलब उत्प्रेरक का जो क्रियाशीलता है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, विलीयता पर, कणों के आकार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं दोस्तों के 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कणों के आकार पर। क्या, कणों के आकार पर निर्भर करता है। और देखिए दोस्तों आप लोग का लग रहा होगा सर ये तो नया चैनल है, तो लगता है कि सही से नहीं बता पाएंगे। देखिए मेरा नया चैनल नहीं है, बल्कि मेरा एक दूसरा चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT, जो यूट्यूब के द्वारा कुछ गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कुछ दिन के लिए उसे बैन कर दिया गया है, जिसके वजह से मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ। तो इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। बाकी चलते हैं दोस्तों आगे आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन पर सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का
सदस्य है, कौन सा ग्रुप का सदस्य है। तो बता दूं दोस्तों कि सोडियम अवर्ध सारणी में कौन सा ग्रुप का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है अर्थात ग्रुप 1 का होता है। ग्रुप 1 का पाया जाता है सोडियम, समझे, Na। चलिए आगे चलते दोस्तों, ये किसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। कहा, पीरियोडिक टेबल में हम लोग का मिलेगा देखने के लिए। और पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा से बताए हैं हम, जाकर देख लीजिएगा आप लोग गुरु महती GNMT के चैप्टर SPDF ब्लॉक के लिए बहुत से अच्छा से उसमें ट्रिक बता दिए हैं, ताकि जो पीरियोडिक टेबल है वो सही से समझ पाएँ और याद कर पाएँ। आगे चलते हैं दोस्तों 9वां पे। 9वां बोल रहा है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा, सिलिकम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है या फेरस है। तो भूपर पट्टी पर जो सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों वो कौन पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, SI को सिलिकॉन बोलेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ सिलिकॉन। आप लोग का ऐसा तो ये सब का पता होगा तत्व का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों 10वां पे। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सल्फाइड अयस्कों के सामान्यतः डाउट दिया गया है से संकेंद्रित करते हैं, मतलब किससे संकेंद्रित करते हैं। तो बता दूं दोस्तों कि किससे करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि से क्या करते हैं उसको, तो संकेंद्रित करते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि। आगे चलते हैं दोस्तों 11 पे। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, उसे हम लोग का चूज करके बताना है। तो कौन होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। चलिए यहाँ क्या पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था, इसलिए जो राइट आंसर हो गया वो हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 12वां पे। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। हीलियम का मुख्य स्रोत है, He का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, हवा है, रेडियम है, क्या बोला मोनामाइट है या जल है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों वो होता है मोनामाइट, अर्थात क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया, क्या मोनामाइट हो जाएगा हीलियम का मुख्य स्रोत। आगे चलते हैं दोस्तों 13वां पे। 13वां क्वेश्चन कहता है क्या पढ़ोगे, निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। आयनिक विभव का मान किसका अधिकतम होता है दोस्तों, तो सबसे अधिक किसका होता है, तो होता है P फास्फोरस का होता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया था, फास्फोरस को था। बता दूं दोस्तों कि इसमें कुल जितना आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बिल्कुल राइट 70 क्वेश्चन आज इसमें संग्रह किए हैं जो पूरे NCERT बुक से चुनकर किए हैं, जो मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे चलते हैं दोस्तों 15 पे। 15वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कौन है दोस्तों, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात Zn2 है, जो क्या है प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 14 हो गया 15 पे। 15वां क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। सो पूरा देखिए अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं ना इसी में गलती होते हैं। यहाँ दिया हुआ रहता नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट मार्क कराते हैं कि संक्रमण तत्व है, और यही में गलती होता है। और रूम पर आकर मिलाते हैं तो बोलते हैं कि अरे मेरा तो ये वाला याद था, लेकिन फिर भी गलती हो गई। आखिर क्यों, माइंड मिस्टेक, समझे। तो बोला कि कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व है। तो पहले तो ये बता दूं कि संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं, तो जितना भी डी ब्लॉक के तत्व, क्या डी ब्लॉक के जो तत्व होता है उसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो कौन होगा दोस्तों, तो बता दूं कि 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मैग्नीशियम। Mg जो है वो डी ब्लॉक का है, किसका, तो डी ब्लॉक का है। और यही है जो संक्रमण तत्व नहीं है। सो सॉरी, हम देखिए आप लोग के चलते हम ही गड़बड़ा जा रहे हैं, क्या नहीं है पूछ रहा था ना। तो डी ब्लॉक का मतलब डी ब्लॉक के तत्व Mg नहीं है, बाकी फेरस है, क्लोरीन है, निकल, ये सब क्या है, तो डी ब्लॉक का है। आगे चलते हैं दोस्तों 15वां हो गया 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निकेल का अर्थात NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। इतना में जो ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहा है वो कितना हो जाएगा, 4 होगा, 0 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो बता दूं दोस्तों कि 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 0 हो जाएगा। इतना में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया, तो 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन बोला कि K4Fe में Fe का जो प्रसंकरण अवस्था है वो क्या होता है। तो बता दूं कि K4Fe में तो फेरस का जो प्रसंकरण अवस्था होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी अर्थात D2sp3 होता, क्या D2sp3 होता है। इधर राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 18वां क्वेश्चन पे।
18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एथाइन में पाई बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड की जो संख्या होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। किसका? एथाइन में पाई बॉन्ड बोल रहा है ना। तो बता दूं दोस्तों कि एथाइन में जो पाई बॉन्ड का जो संख्या होता है वो होता है 2 होता है। कितना? 2। राइट आंसर हो गया, आप लोग 2 याद करिएगा बहुत अच्छा तरीका से। आगे चलते हैं 19वां 18वां हो गया 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन बोला कि क्या बोला CHL3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है दोस्तों? तो बता दूं कि 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आयोडीन युक्त तो होकर निकालना। क्या CL3 में जो एंटीसेप्टिक क्रिया क्या है? तो आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, यही उसका एंटीसेप्टिक क्रिया है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। मतलब इसमें जांच हम लोग किस तरह से, कौन से की विधि से हम लोग जांच करते हैं कि इसमें कौन सा विधि लगाते हैं ताकि पता चल पाता है कि इस अल्कोहल में कितना डिग्री मुक्त हुआ है। तो बता दूं दोस्तों कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी के द्वारा, मतलब ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास प्रतिकारक अभिक्रिया भी और विक्टर मेयर अभिक्रिया के द्वारा हम लोग अल्कोहल में डिग्री को पता कर पाते हैं, समझे कि कौन सा अल्कोहल में कितना डिग्री प्रयुक्त है। आगे बढ़ते हैं आगे 21वां क्वेश्चन पे। तो 21वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोले कि एथाइन एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया करके बनाता है, मतलब जो प्रतिक्रिया करके जो बनाता है वो क्या बनाता है? तो बता दूं दोस्तों कि 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या? 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 22 पे। 22 में बोला कि किसमें तनु NaOH की उपस्थिति एल्डोल संघनन के द्वारा होता है? क्या? एल्डोल संघनन के द्वारा होता है। तो बता दूं दोस्तों कि 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात क्या? तो एस्टल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण में, किसका? एस्टल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण में NaOH की उपस्थिति एल्डोल संघनन के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 23 पे। 23 का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय कौन होता है दोस्तों? तो बता दूं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात C6H5 3N, ये जो क्या है सबसे कम क्षारीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सबसे मीठा ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रैक्टोज? तो बता दूं कि 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा अर्थात फ्रैक्टोज जो हो जाएगा सबसे क्या अधिक मीठा होता है। सबसे जो मीठा होता है क्या? फ्रैक्टोज होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। 25 में बोला कि विटामिन ए कहलाता है, मतलब विटामिन ए को और कौन सा नाम से हम लोग पुकारते हैं? एस्कोर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? तो बता दूं दोस्तों कि 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा था रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या कहलाता है? तो रेटिनॉल कहलाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 26 पे। 26 में बोला कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? क्या बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन हो जाएगा? सेलुलोज होगा, पॉलीथीन होगा, PVC ओके लिखा गया यहाँ PVC लिखा गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड या नाइलॉन 6। तो बता दूं कि 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सेलुलोज जो हो जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है। समझे? इसका मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है PVC का फुल फॉर्म। आगे चलते हैं दोस्तों 27 पे। 27 में बोल रहा है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, मतलब नेचुरल कर दीजिए यहाँ, क्या नेचुरल रबर है जो किसका बहुलक हो जाएगा? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात आइसोप्रीन का बहुलक है। क्या? नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक बहुलक है वो किसका है? प्राकृतिक रबर है जो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 28 पे। 28 में बोला कि एस्पिरिन, क्या एस्पिरिन है एक? एस्पिरिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं दोस्तों कि एस्पिरिन क्या होता है? तो एस्पिरिन एक प्रकार का ज्वरनाशी होता है। क्या? ज्वरनाशी होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया।
आगे चलते 29 पे। 29 में है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में जो प्रयुक्त किया जाता है वो प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा। पेनिसिलिन हो जाएगा या क्लोरोफेनिकोल होगा या टेरामाइसिन होगा या सल्फाडाइजिन हो जाएगा। तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। था क्लोरोफेनिकोल का क्लोरोफेनिकोल है जो टाइफाइड में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतिजैविक है। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में बोला कि बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होता है वो कितना परसेंटेज होता है। परसेंटेज में बताना है कि उसका जो संकुल क्षमता होता है वो कितना होता है। तो बता दूं दोस्तों कि 30 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 68% होता है उसका संकुल क्षमता होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 31 पे। 31वां क्वेश्चन बोला कि आइसोटोनिक विलयन है वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन क्या है जिनके बराबर होगा। परिसारक दाब बराबर होगा, हिमांक बराबर होगा, क्वथनांक बराबर होगा या इनमें से सभी बराबर होंगे। तो बता दूं दोस्तों को 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात परिसारक दाब जो हो जाएगा वो बराबर होता है आइसोटोनिक विलयन का। आगे चलते हैं दोस्तों 32 में 32 में बोला कि झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा क्या परिक्षेपित दशा है वो क्या होता है। तो बता दूं कि 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए था ठोस तथा गैस होता क्या कि झाग में परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया ठोस और परिक्षेपित दिशा जो हो जाएगा वो क्या हो गया वो गैस हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 33 पे। 33 में वर्ग सिलिका एक रिफैक्ट्री मटेरियल है। सिलिका क्या है एक रिफैक्ट्री मटेरियल है। कैसा मटेरियल है क्षारीय है अम्लीय है उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जो अम्ल का पीएच मान है वो 7 से अधिक है या 7 से कम है या 7 के बराबर है। तो बता दूं दोस्तों कि 33 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं होता। सिलिका एक रिफैक्ट्री मटेरियल क्या है तो न क्षारीय है न अम्लीय है न उदासीन है कोई अलग है समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 34 पे। 34 में बोल के एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक्टिनाइड का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो बता दूं कि कितना होता है तो +6 होता है। किसका एक्टिनाइड का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +6 होता है। तो कहाँ दिया गया है तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो गया +6। आगे चलते हैं दोस्तों 35 पे। 35वां क्वेश्चन बोला कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मतलब मिथाइल एमीन को कौन सा अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। तो बता दूं दोस्तों कि 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी था हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा हम लोग मिथाइल एमीन को बना सकते हैं। किसका तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। आगे चलते हैं 35 हो गए 36 पे। 36वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जी धातु को थोड़े से आयन मतलब गैलेनियम धातु को थोड़ा इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। इंडियम से उसको हम लोग डोपित कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है हम लोग को ऑप्शन बी अर्थात पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का क्या अर्धचालक प्राप्त होता है जी को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर। आगे चलते हैं दोस्तों 37 पे। 37वां क्वेश्चन है कि NaCl में 58.5 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग कितना हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में 58.5 ग्राम में एकक कोशिका का जो संख्या हो जाएगा वो लगभग पूछ रहा कितना लगभग कितना हो जाएगा। तो लगभग कितना होता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी अर्थात 1.5 गुना 10⁻23 होता है दोस्तों। 1.5 गुना 10⁻23 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 38 पे। 38 में देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा गया। हम लोग को पता है कि 4 गो ब्लॉक है पी ब्लॉक है एस ब्लॉक है एफ ब्लॉक है और डी ब्लॉक है। एस पी चलिए यहाँ लिए तो एस पी डी एफ 4 गो ब्लॉक है। अब चारों ब्लॉक में से हम लोग किन को बोलते हैं संक्रमण तत्व दोस्तों। तो बता दूं कि 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता क्या डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहा जाता है। किनको तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 39 पे। 39 में बोरा के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या का गुण धर्म नहीं है। चलिए इसमें भी पूछ रहा क्या गुण धर्म जो नहीं है उसे हम लोग का चूज करके बताना है। तो कौन नहीं होता है तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों 39 का ऑप्शन बी अर्थात प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है वो अनुसंख्या का गुण धर्म नहीं दर्शाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी दिया गया हिमांक का अवनमन बाष्प दाब का अवेक्षित अवनमन क्वथनांक का उन्नयन ये सब है जो अनुसंख्या के गुण धर्म दर्शाता है। लेकिन जो नहीं पूछ रहा था वो पूछ हो गया क्या तो प्रकाशीय
क्रियाशीलता हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, कौन है दोस्तों? तो 40 का बता दूं कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात CrO2। CrO2 क्या है? तो धातु की तरह क्या विद्युतीय गुण यह भी दर्शाता है CrO2। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई जो होता है मात्रक होगा वो क्या हो गया दोस्तों? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया पर सेकेंड। क्या पर सेकेंड होता है? सब सेकेंड नहीं बल्कि पर समय मतलब पर टाइम होता है, समझे? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 42 पे। 42वां वर्ग के निम्न में कोलाइडिक कणों का आकार होता है। कोलाइडिक कण का जो आकार होता है वो कितना से कितना सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों? कि किस में बता रहा है? तो सेंटीमीटर में बता रहा है। तो बता दूं कि 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 10⁵ से 10⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। किसका? तो कोलाइडिक कणों का आकार। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 43 पे दोस्तों। 43 में बोला कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। चलिए जो नहीं दिखाता उसको हम लोग का चूज करना है कि कौन नहीं दिखाता। सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, सकरा विलयन होगा या स्वर्ण विलयन हो गया। तो बता दो दोस्तों को 43 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या सकरा विलयन है, जो क्या टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। चलिए टिंडल प्रभाव जो ये 5 मार्क्स में भी पूछता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, उससे क्या समझते हैं, उसका व्यंजन प्राप्त करें। तो आप लोग 5 मार्क्स वाला भी याद कर लीजिएगा संपूर्ण रूप से एग्जाम से पहले। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बोलोगे सिनेवार कहा जाता है। सिनेवार किनको कहेंगे? HGS को, PBS को, ZNS को या H2S को? तो सिनेवार किसको कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात HGS को हम लोग सिनेवार के नाम से जाना जाता है, मतलब उसका जो दूसरा नाम है वो HGS है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। मार्का लाइट क्या बोला कि माला काइट अयस्क है। माला काइट अयस्क है जो क्या है? लोहा का है, कॉपर का है, जिंक का है या सिल्वर का है? तो बता दूं कि किसका होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात मालाकाइट जो अयस्क होता है वो होता है कॉपर का। मालाकाइट अयस्क कॉपर का होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन है? बॉक्साइड है, हेमाटाइट है, डोलोमाइट है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है एल्यूमिनियम का जो अयस्क कौन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात बॉक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो बॉक्साइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 47 पे। 47 में है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक कौन है? तो सबसे कम जो भास्मिक होता है वो Ni3 होता है। कौन? Ni3 होता है दोस्तों। आप लोग याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे शक्तिशाली जो मजबूत है, स्ट्रोंग है ऑक्सीकारक पदार्थ वो कौन होता है? तो सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ होता है दोस्तों Cl2, क्लोरीन 2 होता है, समझे? Cl2 राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 49 पे। 49वां क्वेश्चन बोला कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या जो है वो कितना है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग का दिखाई दे रहा है तो कितना है? तो 4 होता है। 49 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी अर्थात 4 होता है POP में बंध की संख्या। आगे जाते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जल में कौन रंगहीन है? रंगीन नहीं बल्कि रंगहीन है, उसको हम लोग चूज करना है कि जल में वाटर में कौन रंगहीन होता है। तो बता दूं कि रंगहीन होता है दोस्तों SC3 समझे? स्कैडियन 3 होता है जो जल में रंगहीन प्रदर्शित करता है दोस्तों। कलर जो प्रदर्शित करता है वो रंगहीन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों 51 पे। 51 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? चलिए जो नहीं है ऐसा ऐसा देखिए जो है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग का याद रहे और कंफ्यूज नहीं हो। तो प्रथम श्रेणी का जो तत्व नहीं है उसको कौन है दोस्तों? तो बता दूं कि 51 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात मैग्नीशियम है वो क्या प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है। आगे चलते हैं। प्रथम तत्व कौन होता है? प्रथम तत्व को हेनी मतलब हेनी अगार हेनी अगार कार KR 0 ZN रन RN हेनी अगार कार 0 रन होता है। ये सब किसका होता है? प्रथम श्रेणी का होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा था नहीं है तो वो मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों
52 पे। 52 में बराबर कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है दोस्तों। तो बता दूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात Fe3। फेरस जो होता है, क्या फेरस होता है, उसमें अधिकतर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों 53 पे। 53 में बोल रहा है कि के थ्री CrOX के होल थ्राइस में Cr का जो उप सहसंयोजक संख्या है वो क्या है? Cr मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो क्रोमियम हो गया। चलिए यहाँ ले लेते थोड़ा सा, क्या क्रोमियम हो गया। क्रोमियम में जो उप सहसंयोजक की संख्या जो होगा दोस्तों वो कितना होता है? तो सहसंयोजक की संख्या इसमें 6 होता है। कितना? तो 6 होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं 54 पे। 54 में बोला कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। मतलब कि किसका सूत्र है? CnH2n+ के 2। एल्किन का है, एल्काइन का है, एल्केन का है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बता दूं दोस्तों कि 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी अर्थात एल्केन का है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन मतलब जूटा हटा घाटा, उसको हम लोग इस ट्रिक से याद करते हैं, जूटा हटा घाटा, समझे? तो ये है किसका? तो एल्केन का है। एल्केन का है CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है? तो एल्किन का होता है CnH2n सिर्फ होता है, समझे? और एल्काइन का होता है CnH2n-2। मतलब जूटा हटा घाटा क्या बोल रहे हैं? एल्केन का बोल रहे हैं जूटा +2 जुट गया, जूटा हटा। एल्किन बोल रहे हैं प्लस, इसमें कुछ नहीं होगा, CnH2n सिर्फ हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं घाटा, एल्काइन CnH2n-2 होता है। मतलब जूटा हटा घाटा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, समझे? आगे चलते हैं दोस्तों 55 पे। 55 में बोल रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में 2 ब्यूटीन देता है। मतलब कि निर्जलीकरण करके H2SO4 से एल्कोहल में कौन है जो 2 ब्यूटीन प्राप्त करता है, या 2 ब्यूटीन उससे प्राप्त किया जाता है? तो बता दूं दोस्तों कि 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो गया, 2 ब्यूटेन 2 ऑल होगा। क्या 2 ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 56 पे। 56 में क्वेश्चन इस प्रकार से आपका प्रदर्शित हो रहा है कि C4H10O, C4 क्या लिखा गया? हाँ, यहाँ लिखा गया है C4H10O लिखा गया है, द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित होते हैं? देखिए यहाँ आप लोगों को 100 लग रहा हो, बल्कि 100 नहीं, वो O है, समझे? तो C4H10O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करेंगे? 3 गो करेंगे, 2 गो करेंगे, 4 गो या 5 गो? तो बता दूं दोस्तों कि 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 4 गो हम लोग क्या करेंगे? तो समावयवी ईथर प्रदर्शित उसको कर सकते हैं। कितना? 4 कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में सबसे जो प्रबल अम्ल है, एसिड है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अर्थात CH3C2H2OH। CH3CH2OH जो हो जाएगा वो सबसे क्या बोल रहे, सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा, सबसे मजबूत मतलब हैवी हो जाएगा, समझे? आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होता है? अम्लीय एसिडिक जो पावर होता है वो किसमें होता है दोस्तों? तो बता दूं कि किसमें होता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थात पी नाइट्रोफिनॉल में। पी नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? तो अधिकतम अम्लीय शक्ति होता है, सबसे मतलब मजबूत या प्रबल भी बोला जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों 59 पे। 59 में बोल रहा है कि कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा उत्पन्न बनता है। आसवन द्वारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है, एसीटोन बनता है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो बता दूं कि 59 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी था, एस्टल्डिहाइड बनता है। क्या? एसिटल एल्डिहाइड इससे प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के द्वारा एस्टल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 60 पे। 60 में बोला थाइमिन है। थाइमिन क्या है? थाइमिन क्या है दोस्तों? तो बता दूं कि थाइमिन क्या है? तो 60 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी था 3 मेथिल यूरेसिल। क्या? 3 मेथिल यूरेसिल होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 61 पे। 61 में बोल रहा है कि क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु किसमें बनते हैं? 3 गो विमीय अणु जो बनता है वो किसमें बनता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या बनता है? तो क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु उसमें
बनते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 62 पे। 62 में वर्ग निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, टेरिलीन है या बेकेलाइट है। चलिए इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। ऐसे तो सभी वेरी वेरी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एनसीईआरटी बुक से चुनकर बनाया गया है वीडियो, समझे। आगे चलते हैं, तो इसको बता दूं दोस्तों कि 62 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात नाइलॉन 6 है, जो क्या पॉलीएमाइड है दोस्तों। आगे चलते हैं 63 पे। 63 में बोल रहा कि वह दवाई जो जवारनाशी व दर्दनाशक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो दवाई जो जवारनाशी भी है वह दर्दनाशक है, मतलब दर्द को दूर करने वाला है और बुखार को दूर करने वाला है दोस्तों। तो 63 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पैरासीटामोल। क्या बोल रहा? पैरासिटाफिनोल। अच्छा, पैरासिटाफिनोल भी बोल रहा है और पैरासीटामोल भी दे देता है। तो राइट आंसर दोस्तों मार लीजिए ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन क्या होता है दोस्तों? तो एस्टल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एस्टल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग याद करिए बहुत अच्छे से। और आजकल तो एक होड़ लग चुका है कि सर डिजिटल बोर्ड जो मतलब आगे से बढ़ा रहे, आगे से बोर्ड पे चाहे वो कुछ भी बता दे, एग्जाम में लड़े अथवा नहीं लड़े, कहूँ से भी छाप के बता दे, लेकिन सभी कोई वही देख रहे हैं। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो ये देखिए कि उसमें कौन सा कंटेंट दिया जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन दिया रहा है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है, आएगा या नहीं आएगा। सो आगे चलते हैं दोस्तों 65 पे। 65 में बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 10 टू द पावर 10 से 12, 10 टू द पावर नहीं बल्कि 10 से 12 सेकंड होता है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में अधिकतम जो वेग होता है वो 10 से 12 सेकंड होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 66 पे। अपमार्जक को कहा जाता है, मतलब अपमार्जक को और क्या कहेंगे? पृष्ठीय सक्रियण कहेंगे, कोलाइट कहेंगे, निलंबन कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए अपमार्जक मतलब क्या? कपड़ा धोने वाला साबुन या कपड़ा धोने वाला सरफ या सोडा बोला जा सकता है। तो इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन देखते हैं क्या हो गया। तो अपमार्जक को और क्या बोलते हैं हम लोग? तो अपमार्जक को बोलते हैं पृष्ठीय सक्रियण। क्या बोलते हैं? पृष्ठ सक्रियण बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 67 पे। 67 बोल रहे कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है? तो जाहिर सी बात है उसमें क्या भरा था? तो निष्क्रिय गैस भरा था। क्या दोस्तों? तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। उसमें भी निष्क्रिय गैस में भी कौन सा निष्क्रिय गैस भरा जाता है? तो बता दूं कि 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात आर्गन भरा जाता। क्या? आर्गन। क्योंकि वो तो सभी को पता ही है। क्या कोई तो उसका ट्रिक भी था। चलिए छोड़िए ट्रिक, देखिए यहाँ देखिए कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। समझे? आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान सब पढ़े हैं ना आप लोग निष्क्रिय गैस, उसी में आर्गन भरा जाता है बल्ब में, ताकि बल्ब काला ना हो सके, दीवार काला नहीं हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों 68 पे। 68 में बोल रहा है कि जटिल यौगिक CO2O4 के हॉल्ट वाइज NH3 का हॉल्ट वाइज के कितने संभव समावयवी हैं? इसका जो समावयवी संख्या हो जाएगा वो कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो 68 का बता दूंगा दोस्तों कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 2 होता है। इसमें जो समन्वय संख्या हो जाएगा वो 2 होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 69 पे। 69 में बोल रहा कि पावर एल्कोहल एक मिश्रण है। पावर एल्कोहल OH जो मिश्रण है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? तो 69 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात C2H5OH तथा गैसोलीन प्लस बेंजीन का मिश्रण है। C2H5OH गैसोलीन एवं बेंजीन का मिश्रण होगा कौन? पावर एल्कोहल। आगे चलते हैं दोस्तों 70 में और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 70 क्वेश्चन ही पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर बनाया गया था। आगे देखिए बोले रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो चलिए बताएंगे। रक्त का ब्लड का समझे? तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया अर्थात कितना? 7.2 से 7.5 के माध्यम। मतलब क्या होता है? 7 से अधिक है तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्या? क्षारीय होता है, क्योंकि 7 अम्लीय, पीएच मान कितना है? तो 7 से अधिक है, और 7 से कम रहता तो अम्लीय हो जाता, और 7 के बराबर रहता तो क्या होता? उदासीन होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि 7.2 से 7.5 के बीच में होता है, मतलब रक्त क्या है? तो क्षारीय है। ऐसा भी पता है कि हम लोग का अगर ब्लड में क्या होता है उसमें देखिएगा, अगर चार्ट का आप लोग प्रयोग करिएगा तो हल्का निम्न छंदा रहता है, समझे? इसी तरह उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय बोलते हैं।
और इससे जितना भी रिलेटेड है, पीएच मान से रिलेटेड, मात्रक और बीमा से रिलेटेड सभी कोई याद करे। वो तो फिजिक्स में हो गया मात्रक और बीमा ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे बस समाप्त हो गया। आप लोग फीडबैक के माध्यम से बताएंगे कि आज का आप लोग का क्लास कैसा लगा, समझें क्लास कैसा लगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई एसटीएन सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास की सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।